तो मिलना चाहिए आरती के माता को, न्याय मिलना चाहिए आरती के पिता को, न्याय मिलना चाहिए आरती के जीजा को, न्याय मिलना चाहिए आरती की बहन का, जिसका कोई दोष होते हुए नहीं जेल के सलाखों में है। बेटी का जन्म दिया और बेटी ने अब उसके पूरी इज्जत आबरू को नीलाम कर रही है पूरे चौराहे पर, उसको न्याय देने की जरूरत है। इसको क्या, ये तो गलत काम करने के लिए गए। आरती के जो ससुर हैं छोटू के पिता, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था। तो आज अगर आप यूट्यूब पर छोटू आरती बस लिख दीजिए और चैनल वाले सेक्शन में जाकर के सर्च कीजिए कितने चैनल्स हैं, तो आपको हज़ारों चैनल्स मिलेंगे जिसमें छोटू के पिता खुद कन्फ्यूज हैं कि भाई मेरा चैनल कहाँ गया। तो ये तो होना ही था, ये टॉपिक ही इतना गरम मसाला की तरह है। आरती को न्याय दिलाने वाले जो पक्ष है उनसे हमारा कहना है कि तकरीबन हर लड़की किसी न किसी लड़के से प्यार करती है, फिर उससे आप उसकी शादी करवाइए, सबको न्याय दिलवाइए। देखिए, प्यार करना एक प्रोसेस है जी, लेकिन शादी करना तो एक सांस्कृतिक धर्म है। प्यार को शादी से मत जोड़ दीजिए। अभी नमस्कार, फेसबुक और यूट्यूब पर आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबर 247। आरती और छोटू मामले में आज का पहला प्रश्न है कि हम आपसे एक बहुत ही संवेदनशील क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जो अयांश के मामले में 8 करोड़ रुपए की उगाही की गई थी, उसमें अभी तक उसका हिसाब किताब मिला नहीं है। तो जो आरती के नाम पर उगाही की जा रही है उसका हिसाब किताब कैसे मिलेगा आगे? इसमें दो तरह की बातें होगी। अगर कोई ट्रस्ट आरती के नाम पर उगाही करती है तो निश्चित रूप से वो हिसाब किताब से बाहर की बात रहेगी। और अगर आरती स्वयं या जो छोटू के पापा हैं उनके पास पैसा पहुंचता है तो इतना हिसाब तो रहेगा कि कितना आया है, लेकिन उसका क्या हुआ है उसका हिसाब आप कैसे खोजिएगा? वो तो जब आप उसको दे दिए जिस भी हालत में, तो देने के बाद तो आपको हिसाब मिलना बड़ा मुश्किल है, नहीं मिलेगा हिसाब। क्योंकि आप कोई उसको सैलरी बेस्ड नहीं देते हैं या फिर कर्जा नहीं दे रहे हैं या कोई लिख के नहीं दे रहे हैं कि इतना पैसा हम देते हैं, तुमको हर एक पैसा का हिसाब देना हो। आप स्वेच्छा से देते हैं, वो जहाँ मर्जी खर्चा करे, बैंक में रखे, जो भी मर्जी करे उसका। अयांश के लिए जो दान देने वाले दानवीर थे वो तो जानना चाह रहे हैं ना कि इलाज हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे इस मामले में पैसे का क्या हुआ, लोग तो खोजेंगे। देखिए, लोग देने वाले बेवकूफ़ हैं जी। हमारे हिसाब से अयांश के मामले में जो 8 करोड़ सुन रहे हैं हम सोशल मीडिया पर लगातार कि 8 करोड़ रुपए जमा हो गए थे, उसके बाद इस बात की जांच की गई। जो अयांश के पापा है वो बहुत तरीपार आदमी है और उनके ऊपर बहुत तरह का फ्रॉड का मामला चल रहा है। तो उसके बाद लोग खोजने लगे, मैं भी पैसा दिया, मैं भी पैसा दिया। मेरा मतलब है कि सरकार इतनी एडवर्टाइज करती है, हर एक टीवी चैनल पे, यूट्यूब पे आपको कॉल करके बताती है कि जो फ्रॉड व्यवस्था है उससे सावधान रहे। आपको कोई प्रलोभन देता है तो उससे बचे। सत्यता की जांच किए बिना कोई भी डोनेशन या किसी भी संस्था को ये नहीं दे, अपनी जानकारी नहीं दे और पैसा नहीं दे। लेकिन लोगों के आंखों पे पट्टी चढ़ा होता है बड़ा बनने का, दानवीर कर्ण बनने का, उससे भी बड़ा दानी बनने का। तो उस टाइम पे दान करते हैं और जब असलियत पता चलती है, कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि भिखारी जो टांग हाथ टूटने का एक्टिंग करके बैठा रहता है, लोग उसको पैसा देते हैं और फिर शाम में वो आराम से जीन्स टी शर्ट पहन के और पब में जाके मस्ती कर रहा होता है। मैंने एक फिल्म देखा है, उसका नाम है ट्रैफिक सिग्नल। उसमें बाकायदा भीख मांगने के इस व्यवसाय को ही मतलब दिखाया गया है कि किस तरह से एक नेता अपने भिखमंगा वाले व्यवसाय को चलाने के लिए ट्रैफिक का जो ओवर ब्रिज बनते रहता है उसको 100 मीटर पहले ही ख़त्म कर देता है कि अगर वो सिंगल पार करके चला जाएगा, जाम नहीं लगेगा, तो हमारे भिखारी भीख कैसे मांगेंगे। इतनी बड़ी है ये भिखमंगों की एजेंसी। और उसी भिखमंगा एजेंसी, इसके अंदर बड़े बड़े लोग काम, MBA पास आदमी सब काम करते हैं, बड़े बड़े दिमागदार लोग काम करते हैं और वो तरह तरह के भीख मांगने के पॉलिसी बनाते हैं। भीख मांगने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप मंदिर के आगे या मस्जिद के गुरुद्वारे के आगे जाकर बैठें तो ही आप भिखारी हुए। और बहुत तरह की ऐसी बातें हैं, चाहे वो हिंदू में हो मुसलमान में हो, जो भिखारियों का नया नया टेक्निक जो है वो सामने आता है। ये भी एक भीख मांगने की टेक्निक है जिसमें उस भिखारी और नए टाइप के भिखारी में फ़र्क ये होता है कि ये बेहतरीन तरीके से भीख मांगते हैं, आप इन्हें भिखारी नहीं बोल सकते हैं। और वो जो भिखारी है उसे आप डायरेक्ट भिखारी बोल सकते हैं। ये भी भीख मांगने की एक कला है जो वो लोग जाने जो देते हैं। हम तो ऐसे लोग को कभी ज़िंदगी में 4 आना नहीं देंगे, है ये नहीं है तो देंगे क्या।
आरती के जो ससुर हैं छोटू के पिता, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था। तो आज अगर आप यूट्यूब पर छोटू आरती बस लिख दीजिए और चैनल वाले सेक्शन में जाकर के सर्च कीजिए कितने चैनल्स हैं, तो आपको हज़ारों चैनल्स मिलेंगे जिसमें छोटू के पिता खुद कन्फ्यूज हैं कि भाई मेरा चैनल कहाँ गया। तो ये तो होना ही था। ये टॉपिक ही इतना गरम मसाला की तरह है कि जो भी युवा वर्ग है, और चैनल बनाना बहुत आसान हो गया है, उसके लिए ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है या ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है। तो सब इस झोंके में, मतलब कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेना। तो ये जो छोटू आरती नाम का हवा चला है, तो इस हवा का सुगंध सब न सब थोड़ा न थोड़ा सब लेना चाहते हैं किसी भी हालत में, तो बना रहे हैं। और छोटू आरती के नाम से मैंने भी देखा है फेसबुक पे भी या यूट्यूब पे भी, आप अगर गलती से डबल ए लिख दिए ना तो सिर्फ आरती और छोटू का ही वीडियो आता है। अभी ये सेंसेशन न्यूज़ है, तो ये चलता रहेगा और देखिए कब तक चलता है। कमेंट सेक्शन में जो 100% मैसेज आते हैं उसमें से 60% में तकरीबन ये लिखा होता है कि ये श्याम झा जी जो हैं वो मिले हुए हैं, पैसे लिए हुए हैं, या फिर आरती के कोई बहुत बड़े दुश्मन है इसलिए उसकी बुराई करते रहते हैं। नहीं, ये तो कमेंट देने वालों की निजी राय है जी। मेरी जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने बारे में, अपने आप को लोग क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। कमेंट से पता चलता है, उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि सही बोल रहे हैं भैया, और बहुत लोग इस तरह की कमेंट करते हैं कि आरती से उनकी निजी दुश्मनी है या छोटू के परिवार वालों से पैसा लेकर इस तरह का वो वीडियो बना रहे हैं। तो मैं उन लोगों से बता दूं कि मैं ना आपसे भी 1 रुपया लिया हूँ, ना छोटू के परिवार वालों से 1 रुपया लिया हूँ, ना आरती के परिवार वालों से 1 रुपया लिया हूँ। बात दरअसल इतनी है कि मुझे इस मैटर के 2-3 पॉइंट समझ में नहीं आते हैं, और पूरी तरह मैं जब निष्पक्ष होता हूं तो कहीं न कहीं आरती को कटघरे में खड़ा पाता हूं। साफ दिख रहा है मामले में कि आरती ने वो सजगता नहीं दिखाई जो दिखाकर छोटू की जान बचाई जा सकती थी। आरती ने वो ऐसा एक भी स्टेप नहीं उठाया जहां से छोटू को बचाया जा सकता। तमाम तरह के इसमें छोटू के पिताजी भी जो हैं वो भी हमारे नज़र में बहुत बड़े कटघरे में खड़ा है। कितनी गलतियां गिनाऊं उनकी। जब वो छोटू चिल्ला रहा था, कराह रहा था, अपने आखिरी समय में अपने पिताजी से पानी मांग रहा था, तो उनके पिताजी ने वहाँ पर क्या किया उसके बाद का कोई भी इंटरव्यू आ ही नहीं रहा है। इतना तक आता है कि पानी मांग रहा है, आपने क्या किया, तो हमको वहाँ का लोग करने नहीं दिया कुछ। अरे भाई, आप उसके बाप है, आप तो पुलिस को फ़ोन करते, तहलका मचा देते, आग लगा देते उसके दरवाजे पर। ऐसा थोड़ी है कि उस गांव का हर आदमी एक मर्डर का सपोर्टर था। बहुत सारे आदमी उस गांव के भी है जो नहीं मारने देता, उस गांव के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो रोकता उनको। आप हल्ला मचाते, आपने ड्रामा करना शुरू किया है। दरअसल जब आप पहुंचे उससे पहले छोटू की मृत्यु हो चुकी थी, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं था। आप कैसे पहुंच गए? जब 2 बजे रात से उसको मारना पीटना शुरू किया गया, आपका गांव कितना दूर है, आप कैसे पहुंच गए वहां पर उस टाइम पर जब तक वो कि जिंदा ही था? ये सब फालतू की बातें हैं। इसलिए मैं आरती के खिलाफ़ बोलता हूं, और कहीं ना कहीं जो मैं बोलता हूं उसमें सच्चाई की जो बात है, जो रियलिटी है, उसकी आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परछाई मिलेगी। आप हर एक मेरे बोले हुए बात को खो दिए तो आपको लगेगा कि आरती के खिलाफ़ बोला जाना चाहिए। जो मानवाधिकार हनन का या बहुत तरह का बात लेकर के उसके खिलाफ़ नहीं बोलना चाहते हैं, या जानबूझकर भी जो लोग इस धंधे में अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं आरती का भक्त बनकर, या एक प्रेमी जोड़े के बारे में अच्छी बातें बताकर युवाओं के ऊपर विशेष तरह का प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों की दाल यहाँ गलने वाली है नहीं। प्रशासन जांच में लगी है और जल्दी ही इस बारे में खुलासा हो जाएगा किसका किसका गलती है और कितना गलती है। और युवा वर्ग आज के सचेत हैं, वो समझेंगे इस मामला में आरती की क्या भूमिका रही है और छोटू की क्या रही है, किसकी गलती है किसकी सही है, और वो बचेंगे इस तरह की क्रियाओं को करने से। तो आरती को न्याय दिलाने वाले जो पक्ष है उनसे हमारा कहना है कि तकरीबन हर लड़की किसी न किसी लड़के से प्यार करती है, फिर उससे आप उसकी शादी करवाइए, सबको न्याय दिलवाइए।
देखिए, प्यार करना एक प्रोसेस है जी। लेकिन शादी करना तो एक सांस्कृतिक धर्म है। प्यार को शादी से मत जोड़ दीजिए। अभी जो प्यार का डिफिनीशन है उसमें कहीं भी शादी का अलॉटमेंट नहीं है। आप प्यार करने वाले शादी करेंगे ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है। प्यार करना एक अलग बात है और शादी करना, गृहस्थी घर बसाना एक अलग प्रक्रिया है। प्यार लोग को कॉलेज के उम्र में होता है, थोड़ा आगे जाते हैं जब वो प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ होता है, फिर उसके बाद जब जॉब में जाते हैं तो वहाँ होता है। और ऐसा बात सिर्फ लड़कों के ऊपर ही लागू नहीं होती है, लड़कियों के ऊपर भी लागू होती है। जैसे उसका स्टेप बदलता है, हाई स्कूल में कोई और उसका प्रेमी होता है, कॉलेज में कोई और होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाने के बाद और कोई होता है, और जब वो जॉब पे जाते हैं तब कोई और होता है। इवन कई बार तो प्यार बस में साथ बैठने से 2-4 दिन के बाद हो जाता है। तो हर प्यार करने वाले से आप शादी करते रहेंगे ये बात ज़रूरी नहीं है। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो उनका सपोर्ट करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। अब उनको कौन रोक सकता है। चलिए, इस संवेदनशील मामले पर अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर, और फेसबुक पर पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।